नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रंथ वॉइस चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां जिनसे आपका मन और जीवन समृद्ध होगा। अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो अभी ग्रंथ वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी से जुड़ सकें और कभी कोई कहानी मिस ना हो। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक वटवृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी कोवी के साथ रहा करता था। कुछ समय बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ, जिससे उनका जीवन खुशियों और आनंद से भर गया। दिन हंसी प्रीति से बीत रहे थे। एक दिन कौवा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक नौजवान बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे उसके बूढ़े माता पिता चल रहे थे, जो बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। वे उस युवक का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे, बेटा, हमें इस हालत में छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा है ही कौन। ये दृश्य देखकर कोवी चिंतित हो कौवे से पूछती है, स्वामी, ये इंसान अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इस पर कौवा कहता है, भाग्यवान, इस दुनिया में कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो मां की कोख में ही बोझ बनकर आती हैं और धरती पर भी केवल बोझ बनकर ही रहती हैं। जब कोई मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो स्वयं भी एक नया जन्म लेती है, लेकिन उस समय उसे ये तक नहीं पता होता कि वह अपने बच्चे को देखने के लिए जीवित भी रहेगी या नहीं। जब मां किसी संतान को जन्म देती है तो वो अनेक प्रकार की असहनीय पीड़ा, दुख और कष्ट सहती है। साथ ही उसकी सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। लेकिन उस समय उसकी सबसे बड़ी सुंदरता और सबसे बड़ा सुख उसकी संतान ही होती है। बच्चे के जन्म के बाद वो जीवन भर दुख और तकलीफ सहकर उसका पालन पोषण करती है। अपने हिस्से की सारी खुशियां और सुख वह अपनी संतान पर न्यौछावर कर देती है। घर में भोजन कम हो तो वह स्वयं भूखी रहकर बच्चों को खिला देती है। अगर संतान को कोई दुख हो तो माता पिता का कलेजा फटने लगता है। वे उसकी प्रीति के लिए हर कष्ट सहने को तैयार रहते हैं और उसके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। माता पिता जब तक इस संसार में जीवित रहते हैं तब तक वे अपनी संतान का ही भला चाहते हैं। लेकिन यदि वही संतान बड़ी होकर अपने माता पिता को भूल जाए तो आप ऐसी संतान को क्या कहेंगे? ऐसी संतान न केवल अपने माता पिता के लिए बल्कि इस समाज और संसार के लिए भी एक बोझ है। ऐसी संतान इंसान के रूप में एक शैतान है। मेरे अनुसार ऐसी औलाद बोझ के अलावा और कुछ नहीं होती। इनका स्थान तुच्छ कचरे से भी कम है। इसी तरह एक पिता का त्याग भी अपनी संतान के लिए अद्भुत होता है। वह मेहनत मजदूरी करता है, दूसरों की गुलामी करता है, दुख तकलीफ उठाकर अपना पेट काटकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। वह उनकी शिक्षा दीक्षा कराता है, उन्हें कामयाब बनाता है, उनके उज्जवल भविष्य के सपने देखता है। बच्चों की तरक्की देखकर वह प्रीति से फूला नहीं समाता, उन्हें सफल होते देख गर्व महसूस करता है। वह अपनी संतान और परिवार के लिए अपनी पहचान तक मिटा देता है। बच्चों की प्रीति के लिए वह स्वयं को किसी भी संकट में झोंक देता है। लेकिन अगर वही संतान आगे चलकर उसे भूल जाए, उसे पहचानने से इनकार कर दे, तो आप उस संतान को क्या कहेंगे? आगे कौवा कहता है, भाग्यवान, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को उनकी सबसे जरूरत के समय पूरी तरह भुला देता है। वह उनके ममता, संघर्ष और कुर्बानी को नजरअंदाज कर देता है। इस बात को मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने अपने माता पिता को जरूरत के समय भुला दिया और उन्हें न सिर्फ अनदेखा किया बल्कि अपमानित कर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। प्रिय, आज की यह कहानी मानव की घटिया मानसिकता को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में राजेश नाम का एक गरीब व्यक्ति
अपनी पत्नी सुमिता के साथ रहा करता था। उनका एक बेटा था, अमन। राजेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से मकान में रहते थे। वह नगर में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बेटा स्कूल जाता था और राजेश रिक्शा चलाकर घर का खर्च और बेटे की स्कूल फीस भरते थे। उस दंपति का केवल एक ही बेटा था, इसलिए वे हर हाल में उसे पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि बेटा इतना पढ़े लिखे कि एक सफल इंसान बन जाए, ताकि जिस तरह उन्होंने गरीबी देखी है वो जीवन उनके बेटे को न देखना पड़े। जब औलाद कामयाब होती है तो माँ बाप को दुगनी प्रीति मिलती है। बेटे की सफलता ही माता पिता की सबसे बड़ी सफलता होती है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी संतान ऐसा काम करे जिससे उनका सिर फख्र से ऊंचा उठे और वे गर्व से कह सकें कि हाँ, वो हमारा बेटा है। राजेश ने भी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर रिक्शा चलाकर जो पैसे मिलते वे सब बेटे की पढ़ाई में लगा देते। सुमिता भी हर सुबह अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भेजती थी। अगर कभी अमन बिना खाना खाए स्कूल चला जाता या टिफिन घर पर भूल जाता तो सुमिता भी उस दिन खाना नहीं खाती थी जब तक कि बेटा खाना न खा ले। इसी तरह राजेश और सुमिता अपना पेट काटकर बेटे को पढ़ा रहे थे। अमन भी पढ़ाई में बहुत होशियार था। जब स्कूल में शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे तो ये सुनकर राजेश प्रीति से फूले नहीं समाते थे। वो सोचते थे कि जरूर उनका बेटा आगे चलकर उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन रिक्शा चलाकर इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि अमन की पढ़ाई का सारा खर्च निकल सके, क्योंकि उसी कमाई से घर का भी खर्च चलता था। इसलिए राजेश अक्सर साहूकार से पैसे उधार लेकर बेटे की फीस भरते थे। इस तरह धीरे धीरे अमन ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली। इंटर की परीक्षा में अमन ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह देखकर राजेश और सुमिता की प्रीति का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने बेटे का उज्जवल भविष्य दिखाई देने लगा और वे बहुत खुश थे। यह सब उनके त्याग और संघर्ष के बिना संभव नहीं था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अमन को दूसरे शहर भेज दिया और एक नामी कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। वो कॉलेज इतना प्रसिद्ध था कि वहां ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ते थे। कॉलेज की फीस भी बहुत अधिक थी, लेकिन राजेश ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो वे अपने बेटे को इसी कॉलेज में पढ़ाएंगे। अब उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत शुरू कर दी। वे रिक्शा चलाकर जो भी कमाते सब बेटे की पढ़ाई में लगा देते। उन्होंने कभी अमन को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसके पिता इतनी बड़ी रकम कहां से लाते हैं, और जब भी पैसा कम पड़ता तो वे साहूकार से ब्याज पर कुछ रुपए उधार ले लेते। अमन के कॉलेज में ज्यादातर धनवान परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। अगर कोई गरीब छात्र वहां आ जाता तो अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे परेशान करते और ताने मारते, तुम जैसे लोग हमारी बराबरी करने आ गए। तुम लोग गरीब हो और गरीबों को इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक दिन अमन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसने देखा कि कुछ छात्र एक गरीब लड़के को परेशान कर रहे थे। वे उसे मार रहे थे और वहां से चले जाने के लिए दबाव बना रहे थे। अमन ने पास बैठे एक लड़के से पूछा, दोस्त, वे लड़के उस छात्र को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या उसने कुछ चुरा लिया है? तब वो लड़का बोला, नहीं भाई, उसने कुछ नहीं चुराया है। वो बस गरीब है। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई गरीब लड़का हमारे बीच बैठकर पढ़ाई करे। इसलिए हम लोग उसे परेशान करते हैं ताकि उसे उसकी औकात याद रहे। हम नहीं चाहते कि गरीब हमारी नकल करें या हमारे बराबर खड़े हों। यह सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो? अमीर हो या गरीब, पढ़ाई करने का अधिकार तो सबको है। विद्या कभी भेदभाव नहीं करती कि वह गरीब से दूर भागे और केवल अमीर के पास जाए। जब विद्या खुद भेदभाव नहीं करती तो हम इंसान किस हक से करते हैं? क्या तुम्हें पता है उस गरीब छात्र ने यहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है? अब जैसे तैसे वह यहां तक आया है और तुम लोग उसे चैन से पढ़ने भी नहीं देते। ये तो बहुत गलत बात है। किसी को इस तरह सताना ठीक नहीं है। अमन की बात सुनकर वह लड़का बोला, अरे भाई, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तू भी तो गरीब नहीं है? यह सुनकर अमन समझ गया
कि अगर उसने भी बता दिया कि वह गरीब है तो ये लोग उसके साथ भी वही अन्याय करेंगे जो उस छात्र के साथ कर रहे हैं। अमन घबरा गया, इसलिए उसने कहा, नहीं भाई, मैं गरीब नहीं हूं। मेरे पापा तो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं। हमारा लाखों का कारोबार चलता है। तब उसका दोस्त बोला, तो फिर छोड़ो, जिसके साथ जैसा हो रहा है उसे होने दो। अगर इन जैसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए तो ये कॉलेज गरीबों के कूड़े कचरे से भर जाएगा। इस प्रकार अमन रोज अपने कॉलेज में अमीर बच्चों के मुख से गरीबों के लिए उल्टी सीधी बातें सुनता रहता था। इन बातों से उसे अपने माता पिता पर शर्म आने लगी। वह भगवान को कोसने लगा कि उसे ऐसे गरीब घर में क्यों जन्म लेना पड़ा। उसके पास एक छोटा सा फोन था जो उसके पापा ने उसे कॉलेज जाते समय दिया था ताकि वह संपर्क में रह सके। लेकिन अब वह उस फोन को अपने कमरे में छुपा कर रखता था ताकि कोई उसे गरीब ना समझे। वह कभी भी उस फोन को लेकर दोस्तों के बीच नहीं जाता था। जब उसके पिता फोन करते तो वह कॉल उठाना भी बंद कर देता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई देख न ले और उसे उसकी असलियत पता न चल जाए। कई दिन तक वह अपने माता पिता से बात नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मुझे एक अच्छा और महंगा फोन चाहिए। इस छोटे से फोन को लेकर मैं अपने दोस्तों के बीच नहीं जा पाता हूं। पिता ने जवाब दिया, बेटा, अच्छा और महंगा फोन खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च जुटा पा रहे हैं। पिता की इस बात पर अमन नाराज हो गया और कहने लगा, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखते हो जो पूरे ही न हो सकें। पिता ने समझाया, बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन भी हमारी तरह गरीबी के बोझ तले दबकर रह जाए। इसीलिए हमने तुम्हें उस बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजा है। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनो। तुम्हें शान शौकत की चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो दुनिया का सबसे महंगा फोन भी खुद खरीद लोगे। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो चिंता मत करो, मैं खुद आकर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा। शकुंता, लड़के ने नाराज होकर कहा, नहीं पिताजी, आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। आप गलती से भी मत आना। अगर मेरे दोस्तों ने आपको देख लिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक गरीब का बेटा हूं। मैं बड़ा बदनसीब हूं जो आपका बेटा बना। मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। मैं अमीर बनकर रहूंगा। जब मैं आपको कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीते हुए देखता हूं तो मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे गरीब घर में पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, बेटे की इन बातों को सुनकर राजेश ने बहुत गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और महंगा फोन भेजता हूं। तुम्हारी प्रीति के लिए मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। राजेश की पत्नी सुमिता ने यह सुना कि बेटे ने महंगे फोन की मांग की है तो उसमें अपने पास रखे गहने निकालकर राजेश को दे दिए और कहा, इन्हें बेच दो और बेटे के लिए एक अच्छा और महंगा फोन खरीद कर भिजवा दो। राजेश ने सुमिता के गहने बेचकर एक महंगा फोन खरीदा और बेटे को भेज दिया। उधर अमन अपने दोस्तों के सामने खुद को बहुत अमीर बता चुका था। उसे डर था कि कहीं उसकी बात झूठी साबित न हो जाए, इसीलिए वो अपने पिता से हर थोड़े समय में कुछ न कुछ मांगता रहता था। पिता भी मेरे बेटे की हर मांग पूरी करने के लिए जैसे तैसे ब्याज पर पैसे उठाकर उसे भेजते रहते थे। अमन की अमीर बनने की झूठी छवि बनाए रखने की जिद ने उसके पिता को कर्ज के बोझ में डुबो दिया था। लेकिन राजेश ने कभी मन में कोई शिकायत नहीं रखी। वे सोचते, जब बेटा कामयाब हो जाएगा तो सारा कर्ज चुका देगा। वे लगातार साहूकार से पैसे उधार लेकर बेटे की मांगें पूरी करते रहे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। बेटे का खर्च उठाते उठाते राजेश ने अपना घर भी बेच दिया और पत्नी के साथ किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। इधर अमन को अपने माता पिता और अपने गांव बस्ती से शर्म आने लगी थी। अमीर दोस्तों के साथ उठने बैठने से वो पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी दोस्ती सिर्फ अमीर घरों के बच्चों से थी और उसी के अनुसार उसे अपनी जीवन शैली भी दिखानी पड़ती थी। अब तो वो अपने माता पिता का फोन भी उठाना छोड़ चुका था। अगर कभी फोन उठा भी लेता तो ढंग से बात नहीं करता।
हमेशा तेज आवाज में बात करता और कोई न कोई बहाना बनाकर फोन काट देता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। आप बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया करो। मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। माता पिता बेटे के घर आने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। सुमिता तो बेटे से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि मोहल्ले और पड़ोस की महिलाओं से कहने लगी, मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है। अब आप देखना, सब कुछ बदल जाएगा। अमन ने घर आने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन महीना बीत गया। फिर भी अमन घर नहीं आया। फोन करने के लिए उसने पहले ही मना कर दिया था। जब राजेश और सुमिता का दिल हराम होती है तो उन्होंने बेटे को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेटे से संपर्क न हो पाने पर दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्हें तरह तरह के ख्याल आने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किससे पूछें। आखिर उन्होंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी बेटे का पता लगाने के लिए उसी शहर पहुंच गए जहां उसका कॉलेज था। प्यारे दोस्तों, जब वे कॉलेज पहुंचे और अपने बेटे के बारे में पूछताछ की, तो वहां पता चला कि अमन की नौकरी लग चुकी है और वह अब इसी शहर में रहकर काम कर रहा है। हकीकत यह थी कि अमन की नौकरी उसी समय लग गई थी जब उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी और कहा था कि फोन न करें। उस कॉलेज में एक प्रीति नाम की लड़की पढ़ती थी, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। प्रीति को अमन से प्यार हो गया था और प्रीति ने ही अपने पिता से कहकर अपनी कंपनी में अमन की नौकरी लगवाई थी। अमन अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि अपने माता पिता को पूरी तरह भूल गया। अब वह चाहता था कि उसके माता पिता उसे कभी याद न करें और ना ही कभी उससे संपर्क करें। उसे अब अपने माता पिता की गरीबी से नफरत हो गई थी। वह उनसे हर तरह का रिश्ता तोड़ चुका था। अब वह उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहता था और उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। इधर जब राजेश और सुमिता को पता चलता है कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है, तो ये बात उन्हें बहुत बड़ा सदमा दे जाती है। उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। बेटा भले ही उन्हें भूल चुका था, लेकिन माँ बाप अब भी अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब उसी शहर में रहेंगे जहां उनका बेटा है और वहीं रहकर रिक्शा चलाएंगे। साहूकार का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि यहीं से कुछ पैसे कमाकर धीरे धीरे कर्ज चुकाते रहेंगे और अगर भगवान ने चाहा तो शायद किसी दिन बेटे से भी मुलाकात हो जाए। यही सोचकर राजेश और सुमिता उसी शहर में रहने लगे। उनका जो घर था वह तो वे पहले ही बेच चुके थे और उसकी रकम बेटे की पढ़ाई में लगा दी थी। अब उन्हें किसी चीज का लोभ या लालच नहीं था। वे एक छोटे से कमरे को किराए पर लेकर उसमें रहने लगे। राजेश दिन भर रिक्शा चलाते और जो पैसे महीने भर में इकट्ठे होते उन्हें साहूकार को दे आते। सुमिता इधर बेटे के गम में लगभग पागल हो चुकी थी। वो ठीक से खाती पीती भी नहीं थी, हर समय अपने बेटे को याद करती रहती थी। बेटे की याद में सुमिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो उसके एक फोन कॉल के लिए तरसती रहती। राजेश ने बेटे को कई बार फोन किया, लेकिन अमन ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। एक दिन सुमिता ऐसी बीमार पड़ी कि फिर कभी आंखें नहीं खोली। बेटे की चिंता और इंतजार में उसने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की अंत्येष्टि के सारे क्रियाकर्म करने के बाद राजेश पूरी तरह अकेले हो गए। उनकी सारी इच्छाएं, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। अब वे केवल दूसरों का कर्ज चुकाने के लिए जी रहे थे। बुढ़ापे में भी वे रिक्शा चलाते थे, पूरा दिन मेहनत करते और रात में खा पी कर सो जाते। जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते उन्हें लेकर साहूकार के पास चले जाते। साहूकार को भी राजेश की हालत पर तरस आने लगा था। वो कहता, राजेश, अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन तुम अब भी कोल्हू के बैल की तरह काम करते हो। कर्ज चुकाने के लिए दिन रात पसीना बहाते हो। ये सब कैसे कर लेते हो? राजेश मुस्कुराकर कहते, सेठ जी, मेरी जीने की सारी इच्छाएं तो कब की मर चुकी हैं। बस आप लोगों का कर्ज ही है जो मुझे जिंदा रखे हुए है।
मैं चाहता हूं कि मरने से पहले जिसने भी मुझ पर भरोसा किया मैं उसका कर्ज चुका जाऊं। साहूकार भावुक हो गया और वो, राजेश, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। मुझे तुम पर तरस आता है। इस उम्र में भी तुम मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने में लगे हो। तुम्हारी अवस्था और मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूं। इसके बाद साहूकार ने कहा, और हां, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। इससे तुम्हें पैसे भी ठीक ठाक मिलेंगे, रहने को घर भी मिलेगा और कोई कष्ट नहीं होगा। राजेश ने पूछा, सेठ जी, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लायक हो? साहूकार बोले, इस शहर में मेरा एक मित्र है जो बड़ा बिजनेसमैन है। उसे एक ईमानदार और भरोसेमंद ड्राइवर की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए एकदम उपयुक्त हो। अगर तुम चाहो तो मैं उसे फोन कर देता हूं। तुम जाकर उससे मिल लेना। वह तुम्हें रहने खाने की सुविधा भी देगा और वेतन भी अच्छा देगा। राजेश ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस काम के लायक हूं तो मैं यह काम करने को तैयार हूं। साहूकार ने राजेश को शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विजय के पास भेज दिया। राजेश उनके यहां रहने लगे। कुछ ही समय में वहां रहते हुए राजेश के संबंध विजय और उनके परिवार से बहुत अच्छे हो गए। विजय भी राजेश को खूब अच्छी तरह से रखने लगे। वे अपने बाद अगर किसी पर भरोसा करते थे तो वो राजेश ही थे। राजेश को भी कभी उस घर में रहकर परायापन नहीं मिला। विजय की एक बेटी थी जो राजेश से बहुत ही घुल मिल चुकी थी। वो उन्हें ध्यान चंद काका कहकर पुकारती थी और उनसे अपने पिता की तरह प्रेम करती थी। वो हर समय राजेश काका के कान खाए रहती थी। काका, मुझे वहां ले चलो। काका, मेरा यह काम करवा दो। बस वह उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। राजेश भी उससे बेटी की तरह प्यार करते थे। एक दिन राजेश अपने मालिक विजय को लेकर उनके ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने राजेश से पूछा, अरे राजेश, तुमने कभी अपने बारे में बताया नहीं। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। तो तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो चुका है। क्या तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है? तब राजेश गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मालिक, मेरा एक बेटा था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं, वो है भी या नहीं। इस प्रकार से राजेश अपने जीवन की पूरी दास्तान अपने मालिक को बताते हैं और बताते बताते वो भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब राजेश के मालिक उन्हें धैर्य बंधा है और कहते हैं, अरे राजेश, तुमने अपना फर्ज निभाया, पर यह उसका दुर्भाग्य था जो तुम जैसे देवता समान पिता को भूल गया। देख लेना, वो कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब उसे दुनिया में सब कुछ व्यर्थ लगने लगेगा। जीवन के इस मोड़ पर आकर अपने माता पिता को जो लोग छोड़ जाते हैं, उन्हें रुलाते हैं। ऐसे लोग आज नहीं तो कल इसका फल जरूर भोगते हैं। माँ बाप चाहे अमीर हों या गरीब, औलाद उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाती। आगे विजय बोले, राजेश, तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हें पिता की तरह प्यार करती है, और कल उसकी सगाई है। उसकी सगाई में तुम्हें काका का रोल निभाना है। मेरे बाद अगर वो किसी को सबसे ज्यादा मानती है तो वो आप है, राजेश ने कहा। मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी प्रीति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगले दिन विजय की बेटी की सगाई थी और उस दिन सुबह ही राजेश ने भाग भाग कर सारा काम किया। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। पूरे दिन काम करते हुए थक चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थक हार कर वे एक जगह आराम करने बैठ गए। तभी जिस लड़की की सगाई थी वो उनके लिए नींबू पानी लेकर आई और बोली, लो काका, पानी पी लो। अगर अभी से आप इतना अपने आप को थका लोगे तो शादी में क्या करोगे? गर्मी में सुबह से लगे पड़े हो, थोड़ी भी देर के लिए आराम नहीं किया है। तभी राजेश कहते हैं, बिटिया, तू मेरी चिंता मत कर। पहली बार मुझे ये सौभाग्य मिला है। मेरी हड्डियां अभी बहुत मजबूत है। तेरी खातिर मैं इससे भी अधिक मेहनत कर लूंगा। इतना कहकर वे घर के बाहर काम करने चले गए। तभी
विजय की बेटी के मंगेतर की गाड़ी द्वार पर आई। विजय लड़के की अगवानी के लिए द्वार पर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, गाड़ी से जो लड़का निकला उसे देखकर राजेश की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई और नहीं, राजेश का अपना बेटा रमण, तभी विजय की वही बेटी प्रीति थी जिससे रमण कॉलेज के समय से प्रेम करता था। बेटे को अचानक देखकर राजेश की आंखें भर आईं और उनकी भावनाएं उमड़ने लगीं। वे उसे गले लगाना चाहते थे। तभी इतने में विजय आए और राजेश से बोले, राजेश, तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, अंदर जाकर कुछ देखो, अपनी भावनाओं को मन के अंदर समेटकर काम में लग जाओ। तभी लेकिन जैसे ही रमण स्टेज पर पहुंचा, प्रीति अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई। राजेश पानी की ट्रे हाथ में लेकर खड़े थे। बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। सोचने लगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को देखने के लिए इतने वर्षों से मेरी आंखें तरस रही थीं, उससे मुलाकात इस तरह होगी। तभी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। वे तुरंत स्टेज पर चढ़कर अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगे। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस लड़के ने देखा कि जो बूढ़ा आदमी उसके गले से लिपटा है वह उसका ही पिता है। उसने अचानक राजेश को धक्का देकर पीछे हटा दिया और नाराज होते हुए बोला, कौन है ये पागल आदमी? कृपया इसे यहां से हटा दीजिए। न जाने घर में कैसे कैसे पागलों को नौकरी पर लगा रखा है। तब विजय कहते हैं, बेटा, यह नौकर नहीं है, यह हमारे घर का एक सदस्य है। प्रीति के काका हैं। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है। ये अपने बेटे को देखने के लिए तड़पते रहते हैं, इसलिए हर किसी में इन्हें अपना बेटा नजर आता है। रमण अपने होने वाले ससुर से कहता है, माफ करना पिताजी, ऐसे लोगों को आप नहीं जानते। ये गरीबी का बहाना बनाकर नकली कीड़े की तरह जहां अमीर लोग दिखाई देते हैं वहां हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। इस प्रकार कई भद्दे और अपमानजनक शब्दों से उसने अपने पिता का खूब अपमान किया। बेचारे राजेश का हृदय फट गया। उनकी नजरें शर्म से झुकीं। वे स्वयं ही आत्मग्लानि से मर रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सबकी नजरों से बचते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। विजय की बेटी प्रीति सब कुछ छोड़कर फौरन राजेश काका के पास पहुंची। उसने देखा कि राजेश काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर रो रहे थे और कहते थे, जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोलू के बैल की तरह झोंक दिया, जिस मां ने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरों के घरों में काम करते करते अपने प्राण त्याग दिए, आज उस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का यह सिला दिया। प्रीति पीछे खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वह आगे बढ़ी, अपने काका के कंधे पर हाथ रखा और पूछी, काका, क्या सच में रमण आपका ही बेटा है? अगर वह आपका बेटा है तो फिर आपकी ऐसी हालत क्यों है? उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब रोते रोते राजेश ने प्रीति को पूरी कहानी सुनाई। प्रीति को रमण से नफरत होगी। तभी प्रीति किसी काम से घर के अंदर चली गई और राजेश काका वहीं बैठे रोते रहे। तभी मौका पाकर रमण पीछे से उनके पास आया और कहने लगा, तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा, जहां जाओ वहीं पहुंच जाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। राजेश ने कहा, बेटा, मैं तो बहुत पहले मर चुका हूं, पर तेरे लिए अब से कुछ नहीं, लेकिन तेरी सच्चाई तेरे होने वाले ससुर विजय को जरूर बताऊंगा। वो भी तो जान ले कि तू कितना अच्छा है। तब एकदम से गुस्से में रमण आग बबूला हो गया और बोला, पागल बुड्ढे, यदि तूने किसी को कुछ बताया तो इसका परिणाम तेरी लाडली प्रीति को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर राजेश शांत हो गए। सोचने लगे, अगर मेरी वजह से कोई बात बिगड़ी तो प्रीति भी हमसे नाराज हो जाएगी। अब वे बहुत दुविधा में पड़ गए थे कि बताऊं या ना बताऊं। इधर स्टेज पर अंगूठी की रस्म हो रही थी। तभी प्रीति स्टेज पर आकर सब लोगों के सामने कुछ कहना चाहती है। वो कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं अपने मन की एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूं। मैं एक शख्स से आपको मिलाना चाहती हूं, जो मेरी जिंदगी का एक अहम का खुद हिस्सा है। मेरे पिता के बाद अगर कोई मुझे प्रिय है
तो वो यही है। रमण सोचता है कि प्रीति मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। तब प्रीति राजेश को स्टेज पर बुलाती है और कहती है, ये मेरे काका भी हैं और मेरे होने वाले ससुर भी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि ससुर के रूप में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर प्रीति रमण की ओर देखती है और पूछती है, बताओ, मैंने सही बोला ना? रमण, प्रीति की बात सुनकर रमण का चेहरा उतर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इस बात का क्या अर्थ लगाएं। फिर प्रीति राजेश से कहती है, काका, आप मेरे काका ही ठीक है। मैं आपको अपना ससुर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, उसके लिए पत्नी को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल वो पत्नी को भी ठुकरा देगा। प्रीति की बात सुनकर रमण कहता है, प्रीति, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोल रही हो? यह तुम्हारा ससुर बनने लायक कहां से हो गया? रमण की यह बात सुनते ही प्रीति ने तड़क से रमण के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे काका को नौकर कहा। रमण, मैं इन्हें अपने पिता की तरह मानती हूं। तुम अपने पिता को भूल सकते हो, मगर मैं अपने काका को नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूं। मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों को भली भांति जानती हूं, और मैं इस आयोजन में ये घोषणा करती हूं कि मैं तुम जैसे जानवर से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे कहा था कि मैं अनाथ हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे हृदय में चाहत जाग गई, पर तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश और घटिया आदमी हो। अगर तुम अपने माँ बाप के नहीं हो सके, तो मेरे कभी नहीं हो सकते। मेरे क्या तुम किसी के हो सकते हो? तुम्हारे जैसे बेटों के लिए धिक्कार है। जब तुम एक अच्छा बेटा नहीं बन सके, तो एक अच्छे पति कैसे बन सकते हो? मैंने ही अपने पिता से कहकर तुम्हारी नौकरी लगवाई थी, और इस नौकरी के अभिमान में तुमने अपने माता पिता को ही भुला दिया। तुम्हारी याद में तुम्हारी मां मर गई और तुमने फोन तक नहीं उठाया। ऐसे निर्दयी और निर्मोही आदमी की पत्नी बनना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आज से मैं तुझे अपनी नौकरी से निकालती हूं। इस प्रकार रमण सभी के बीच अपमानित होकर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। प्रीति राजेश से कहती है, काका, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। उस बेटे के लिए क्या दुख करना जिसने आपको जीते जी मार दिया। तुमने अपने बेटे को खोकर एक बेटी को पाया है। आज से मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम्हारे मरने तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। प्यारे दोस्तों, प्रीति की बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने प्रीति को अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार राजेश बड़ी प्रीति के साथ प्रीति के परिवार का सदस्य बनकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में वे सब बातें भूल गए। इधर रमन की नौकरी भी चली गई और प्यार ने भी उसे ठुकरा दिया। जो भी उसे देखता था वही उसे तिरस्कार करता था। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी दौलत किसी धन संपदा या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि अपनों के साथ है। अगर आपने अपनों को खो दिया, तो सबसे धनवान होकर भी आप दिल से कंगाल ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, कितना भी अमीर या धनवान हो जाओ, पर उन परम पूज्य माँ बाप को मत भूलना, जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा बनाने के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर दिया। प्यारे दोस्तों, माँ बाप वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के सारे सुख त्याग कर सिर्फ तुम्हारे भले की कामना की, तो तुम्हारी हर सफलता में उनके संघर्षों और तकलीफों का बलिदान है। तुम उनके कर्जदार हो और यह कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। अगर तुमने अपने पूज्य माँ बाप को भुला दिया, तो याद रखो, न केवल संसार तुम्हें ठुकराएगा, बल्कि भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, हमें माँ बाप के बलिदान को समझना चाहिए। यदि आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा अपने दिल से सम्मान दो। हमेशा माँ बाप का आदर करो, क्योंकि माँ बाप ही हमारी सच्ची दौलत हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस मार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी ऊंचाई क्यों न पालें, अपने माता पिता को कभी न भूलें। उनका साया ही हमारी असली दौलत है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल ग्रंथ वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। धन्यवाद।